आज का सेशन जो है पर्यावरण से है और पहले ही मैंने बोल दिया कि ये टॉपिक बीपीएससी 1 to 5 में जो बैठेंगे उनके लिए ही है। साथ साथ जो बेट का एग्ज़ाम 2024 में आने वाला है अक्टूबर नवंबर तक, तो उसमें अगर आप पेपर 1 की बात करें तो वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको 2 जगह काम आएगा, बाकी लोग को यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। और साथ साथ जो बीपीएससी 70वीं की तैयारी कर रहे कमीशन अधिकारी बनने का, तो वहाँ भी अब ट्रेंड है कि ईवीएस के क्वेश्चन 4-5 पूछ ही दिए जाते हैं। तो इसीलिए ये आपको जानकारी का चीज़ है और पर्यावरण की जानकारी सभी शिक्षकों को तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बाकी इन एग्ज़ाम में बीपीएससी 1 to 5 में बेट 2024 जो होगा उसमें और 70वीं बीपीएससी उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा करते हैं पर्यावरण शब्द के बारे में। पर्यावरण जो शब्द है 2 शब्द से मिलकर बना है, परि और आवरण। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर जो जितने भी घटक हैं, चाहे जैव हैं, अजैव हैं, या कह सकते हैं उसको प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित है, तो सबको मिलाकर के ही पर्यावरण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक घटक में जैसे पेड़ पौधे हो गए, वायु हो गया, मानव निर्मित में सड़क हो गए, भवन हो गए, पार्क हो गए, ये आप समझ गए होंगे। यानी पृथ्वी के चारों ओर का आवरण, चाहे वह मैनमेड हो चाहे फिर वह प्रकृति द्वारा बनाया हो, सबको मिला करके ही पर्यावरण बनता है। ठीक है, पर्यावरण में जो 2 फैक्टर होते हैं खास करके जैविक और अजैविक। जैविक के अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे को हम लोग रखते हैं जो सजीव जीव हैं। अजैविक के अंतर्गत जो मृत हैं, लकड़ी, वायु, भूमि, सड़क, जिसमें जीवन नहीं है, तो उसको हम लोग रखते हैं। तो ये सिंपल सा शब्द है, ये सब आप लोग को पता ही रहता है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के सबसे पहला प्रयास कब किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। सबसे पहला वैश्विक स्तर पे जो प्रयास है वो सर्वप्रथम कब किया गया था, तो वैश्विक स्तर पे सबसे पहला प्रयास 1972 ईस्वी में कहाँ पे किया गया था, तो स्टॉकहोम में किया गया था, जो कि स्वीडन देश में पड़ता है। और ये 1972 में हुआ था और चूंकि यह बैठक 5 जून को ही आयोजित की गई थी, इसीलिए तभी से हम लोग जो है 1973 से वैश्विक स्तर पे जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता आ रहा है। अगर पूछेगा पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई है, तो याद रखिएगा 1973 से, चूंकि 1972 ईस्वी में पहला बार बैठक हुआ था 5 जून 1972 को, जिसमें कि पर्यावरण को लेकर के चर्चा हुई थी। इसीलिए देखा जाए तो 1973 से प्रत्येक 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में वैश्विक स्तर पे, केवल भारत ही नहीं वरन पूरे वैश्विक स्तर पे ये मनाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि सबसे पहली बार पर्यावरण को लेकर के चर्चा स्टॉकहोम में, जो स्वीडन में पड़ता है, वहाँ पे 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कोई भी तरह का समस्या होगा तो आप लोग निश्चित रूप से जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग अच्छे से अगर इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर एक जगह ये मदद पहुंचाएगा। अब आते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992 पे। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है 1992 में कहाँ पे हुआ है, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है, और जिसमें कि एजेंडा 21 प्रकाशित किया गया। तो कई बार पूछेगा पहली बार पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा रियो ब्राज़ील में जो है आपका सबसे पहले जो है पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और वहीं से आपका कॉप, जिसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, खास करके ये है जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते इफेक्ट के रोकथाम के लिए इस पे जो है सभी देशों की बैठक होती है, और वो पर्यावरण को लेकर के जो है यहाँ पे तरह तरह की जो कह सकते हैं नई नई इन्फॉर्मेशंस को लेकर के आते हैं, और उसका किस प्रकार से निदान होगा उसके बारे में सभी देश मिलकर के यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो कॉप के नाम से भी जाना जाता है,
जिसको कि हम लोग कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3 करके भी जानते हैं। अभी आपका जो है लेटेस्ट जो है आपका कॉप 28 तक पहुंच चुका है, ठीक है। वो सब हम लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। दो 2023 में जो हुआ था वो कॉप 28 हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पूछे जाते हैं। कॉप का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। तो ये जो बैठक हुआ था, इसमें जो मेन रूप से जो पार्टिसिपेट किए थे, तो वहाँ पे लगभग 170 से अधिक देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कितने देशों ने? तो याद रखिएगा 170 से भी अधिक देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और ये ब्राज़ील का शहर है, जो कि रियो डी जेनेरियो 1992, ये भी याद रखना है। और ये 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। तो ये भी डेट पूछ सकता है, कब से कब तक? तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा ब्राज़ील में हुआ था। और यहाँ पे मेन रूप से जो है जैव विविधता को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के चर्चा किया गया था। अब आते हैं कॉप, यहाँ पे तो कॉप 24 के बारे में चर्चा हुई है। कॉप 24 पोलैंड में आयोजित हुआ, लेकिन अब पूछेगा आपको कॉप 28, ठीक है। कॉप 28 कहाँ पे आयोजित हुआ है अभी फिलहाल लेटेस्ट 2023 में? तो ये जो है आयोजित हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में कॉप 28 का आयोजन हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यहाँ पे चर्चा होती है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता खतरे में आ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है उसमें छिद्र होते जा रहा है। तो इन सब को लेकर के इन सब जो पार्टी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसमें चर्चा होती है। अब देखिए एक शब्द आता है UNFCCC, ठीक है, UNFCCC। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ देगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो है 1992 से ही हुई है, ठीक है। लेकिन इसको सही ढंग से लागू जो हुआ है, वो UNFCCC जो लागू हुआ है वो 1994 से हुआ है, ठीक है। बैठक में चर्चा हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। लेकिन इसको लागू किया गया आपको कब से? तो 1994 से। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? UNFCCC जो आपका हरित गृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस हम बोल सकते हैं, हरित गृह प्रभाव। अब कहिएगा ये क्या होता है हरित गृह प्रभाव? तो क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो सन की लाइट पृथ्वी पे आती है और फिर पृथ्वी से रिटर्न होकर के जब लौटती है, तो उसको वो अवशोषित करके वायुमंडल में ही रख लेता है, जिस कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। और इस प्रभाव के कारण आपका क्या होता है? दिनों दिन टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर मेन रूप से UNFCCC में हरित गृह प्रभाव का जो बढ़ता हुआ स्वरूप है उसको कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूछ सकता है UNFCCC का मेन रूप से कार्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस को लेकर के ये चर्चा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो इसकी भी स्थापना जो है वो रियो जो सम्मेलन हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ही हुआ है। अब आपको रियो के बारे में पूछेगा तो 1992 याद रखिएगा, एजेंडा 21 वहाँ पे आया। उसके बाद जो है ये मेन रूप से जो UNFCCC की स्थापना हुई है ये भी उसी बैठक का है। उपज कॉप की भी शुरुआत वहीं से हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, ठीक है। कॉप 1 कॉप 2 की भी शुरुआत वहीं से हुई है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल भी एक प्रकार सा कॉप ही है, जो कि रियो के बाद 5 साल बाद
यानी 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कॉप 1। उसके 5 साल बाद जो है आपका यानी 1997 ईस्वी में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल होता है, जिसका कि मेन जो निष्कर्ष है वो क्या है, कार्बन क्रेडिट की बात की गई और कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। अगर पूछेगा अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित किस महादेश में होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन एशिया महादेश में होता है। और देश के नाम में अगर पूछ दे तो उसमें याद रखिएगा चीन, सबसे ज़्यादा चीन जो है कार्बन उत्सर्जन करता है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चीन के पास है। सेकेंड नंबर पे यूएसए का है, अमेरिका का है, ठीक है। भारत का 7वां 8वां पोजीशन रहता है। तो जनरली आपको पूछ देगा कि वैश्विक स्तर पे सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन करता है, तो वो याद रखिएगा चीन। और सेकेंड स्थान पे आपका कौन करता है, तो वो यूएसए करता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है सिलसिलेवार करने के लिए, सिस्टम में बैठाने के लिए, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब कहिएगा कार्बन क्रेडिट एक शब्द है, ये क्या? तो देखिए क्या है कि जो देश बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं, तो वो जो देश कार्बन उत्सर्जन नहीं करता, जैसे भूटान है 0% वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन है, तो वैसे देशों से वो क्रेडिट ले सकता है। चूँकि वैश्विक स्तर की बात है, पूरे विश्व के कार्बन को जो है उत्सर्जन को कम करना है, तो वो क्रेडिट लेगा और उसके बदले में उसको बहुत सारी सुविधाएं देगा, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट जो एक प्रकार से बात की गई है, तो याद रखिएगा जापान का जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया है, वहीं पे सर्वप्रथम जो है कार्बन क्रेडिट की बात की गई है और कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा प्रोटोकॉल है, तो कॉप 3 है। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया है वो कौन सा है, तो कॉप 3 वाला है। कौन सा है, तो याद रखिएगा कॉप 3 प्रोटोकॉल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ, जापान में हुआ। किस चीज़ पे चर्चा हुई, तो वही कार्बन क्रेडिट की बात की गई और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करने का मेन रूप से चर्चा हुआ। और इसमें चर्चा किया गया था कि 1990 जो 2012 का जो कह सकते हैं स्तर जो 2012 में था, उसको 1990 के स्तर में ले जाने की बात थी, ठीक है। कि 2012 तक लक्ष्य रखा गया था कि 1990 में जो कार्बन का जो उत्सर्जन था जिस रेशियो से, वहाँ तक उसको कम करके ले जाना है। तो ये सब बिंदु है, तो कई बार पूछ दिया जाता है। और इस बिंदु को फाइनली लागू किया गया था 2005 ईस्वी में। ऐसे ये आया था 1997 में ही बैठक हुई, लेकिन इसको लागू कब किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल को, तो याद रखिएगा 2005 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवीजन में कर रहा हूँ। कॉप 1 के बारे में आपने देखा कि ये रियो जो सम्मेलन हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, वहीं पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें एजेंडा 21 प्रकाशित किया गया। फिर आगे चल कर के अभी वर्तमान का हमने बता दिया, कॉप 28 जो है कहाँ पे हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में हुआ, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जितने भी विकासशील देश हैं वो आपस में सहायता प्रदान करेंगे, उस पर केंद्रित था फोकस। उसके बाद है यूएनएफसीसी की भी स्थापना रियो सम्मेलन का ही उपज है और इसकी भी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद है आपका GEF ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ये भी उसी सम्मेलन की उपज है। उसके बाद है रियो +5 भी लिख देगा कई बार, रियो +5 यानी क्योटो प्रोटोकॉल। ये सब बैठक है, कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3। ये कॉप 3 बैठक है। क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा है, तो कॉप 3। कॉप का फुल फॉर्म हमने क्या बताया, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस यानी जितने भी देश हैं, पार्टी जो भी देश हैं, 170 देशों का समूह था शुरुआती दौर में, तो वो सब मिल करके अपना एक बैठक करते थे, कॉन्फ्रेंस करते थे, इसीलिए कॉप इसका नाम दिया गया था। तो क्योटो है कॉप 3, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा है, तो ये मॉन्ट्रियल समझौता। अब देखिए ये उससे भी पहले हो चुका था, सबसे
पृथ्वी सम्मेलन रियो से भी पहले आपका मॉन्ट्रियल समझौता हो चुका था 1987 ईस्वी में ही। कई बार आपको पूछ देगा कि इसको सिस्टमेटिक करे, रियो सम्मेलन दे देगा, मॉन्ट्रियल दे देगा, क्योटो दे देगा, फिर पेरिस सम्मेलन दे देगा, फिर कहेगा इसको सिस्टमेटिक करे, कालक्रम में इसको व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बेट नेट में निश्चित रूप से पूछेगा। ये सब जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, निश्चित रूप से 110% क्वेश्चन रहते हैं और रहेंगे। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप देख लेंगे। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 ईस्वी में ही कनाडा में हुआ था। कई बार पूछेगा जो इसमें मेन रूप से चर्चा किस चीज़ पे हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या चीज़ से संबंधित है। तो जो ओजोन लेयर है, जो कि समताप मंडल का ही पार्ट होता है, आपको पता होगा, जिसमें O3 गैस की प्रचुरता होती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के भी एग्जाम में इस बार पूछा था टीआरई में कि O3 गैस की प्रचुरता, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो O3 याद रखिएगा। इसमें जो आपका अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक जो भी क्षेत्र है, खास करके आपका अंटार्कटिका के क्षेत्र में क्या हुआ है कि जो ध्रुव है उस पे ओजोन वहाँ पतला हो गया, वहाँ छिद्र हो गया, जिससे क्या होगा कि पाराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पे आएगी और जो वहाँ पे बर्फ़ है वो पिघलेगा, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के लिए वो क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जल स्तर बढ़ जाएगा। तो उसको रोकथाम पहले से तैयारी करने के लिए ये किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, ओजोन की सुरक्षा से संबंधित है। और चूंकि इसका बैठक 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसीलिए हम लोग ओजोन दिवस के रूप में, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा ओजोन में किस मंडल का पार्ट है ओजोन, तो समताप मंडल का पार्ट है। किस मंडल का पार्ट है ओजोन, तो याद रखिएगा समताप मंडल का पार्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग निश्चित रूप से बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है, पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ, COP 21 था वो, COP 1, 2, 3, 4 करके, तो सब नहीं पूछता है। जो मेन है आपको ग्लासगो वाला जो पूछा है, COP 26 पूछते रहता है, COP 21 पूछेगा आपको, पेरिस समझौता ये खूब पूछता है। पेरिस समझौता इसमें मेन रूप से क्या किया गया था, तो पेरिस समझौता में, और निश्चित रूप से यहाँ से बेट नेट और जो है आपके बीपीएससी में इन्वायरमेंट साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरिस समझौता में कार्बन उत्सर्जन को इतना कम करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में, पृथ्वी का जो वर्तमान में तापमान है उसमें कमी आ जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है पेरिस जो सम्मेलन है COP 21 उसका ये है। ठीक है, तो मेन रूप से यही है आपका। इसमें जलवायु के चुनौतियों का सामना करने का पहले से जो है अनुकूल प्रौद्योगिकी का जो है प्रयोग करने की बात की गई है, और तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की बात की गई है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि सभी जितने भी विकासशील देश हैं, ठीक है, उसको सालाना कम से कम $100 बिलियन, ठीक है, $100 बिलियन सालाना, जितने भी विकासशील देश हैं सबको मिलकर के $100 बिलियन जमा करना है, जो कि उसका काम किस पे होगा, तो पर्यावरण के जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तापमान जो पृथ्वी का बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ रहा है, ये सब को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि बिना फंड के तो कोई संभव नहीं है। तो यहाँ पर मेन रूप से आप ये कह सकते हैं पेरिस समझौता में जो $100 बिलियन जो जितने भी विकासशील देश हैं उनको जो है जुटाने की बात की गई है। ठीक है, तो और इसको 5 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया है। किसको, तो पेरिस समझौता को 5 अक्टूबर 2016 को। ऐसे बैठक कब हुई थी, तो 2015 में, लेकिन लागू किया गया इसके जितने भी समझौता हैं उसको, प्रावधान को, तो 2016 में 5 अक्टूबर 2016 को। लेकिन आगे चलकर फिर अमेरिका क्या हुआ, पेरिस समझौता से बाहर हो गया। ठीक है,
100 बिलियन डॉलर के फंड का भी प्रावधान किया गया है। तो ये यहाँ पे अगर पूछेगा तो COP21 पेरिस फ्रांस में हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पेरिस वाला कब हुआ, तो याद रखिएगा 2015 में हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से आप बना लेंगे। क्योटो ओजोन से संबंधित है, जबकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने की बात कर रहा है, टेम्परेचर को कम करने की बात कर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की बात कर रहा है, ठीक है। कब हुआ, तो 2015 ईस्वी में। अब देखिए भारत में किए गए जो प्रयास हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछता रहेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सिस्टमेटिक सिलसिलेवार ढंग से, जिससे कि आपके जहन में रहे तो वो आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना याद रखिएगा। सबसे पहले भारत में किसका हुआ, तो भारतीय, अगर कॉपी कलम है तो लिख भी सकते हैं, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 ईस्वी में। कब हुई थी, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है आपका मानव और जीव मंडल कार्यक्रम। मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है, उसकी शुरुआत 1971 ईस्वी में हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अगर पूछेगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, थोड़ा सा डिजिटल पेन गड़बड़ हो गया लग रहा है, मुझे लग रहा है सही से लिखा नहीं रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो जिसको हम CPCB भी बोलते हैं, CPCB की स्थापना 1974 ईस्वी में। ये सब आपको सिस्टमेटिक करने के लिए आपको पूछ सकता है। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई है, तो पर्यावरण एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कब आया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कब आया, तो 1985 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ भी है पर्यावरण संरक्षण, कई बार पूछ देता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये खूब पूछता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ऐसे लिखा हुआ भी होगा इसमें, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। अधिनियम कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1986 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण 1972 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण कब आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया आपका 1972 ईस्वी में, ठीक है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से उठा ही लेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भी लिखा हुआ था, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई, तो 1980 ईस्वी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो याद रखिएगा कब आया, तो 1986 ईस्वी। राष्ट्रीय वन नीति 33% का लक्ष्य रखा गया, 1988 ईस्वी। बिहार में कृषि रोड मैप 3 17 से 22, ठीक है, ये आया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम खूब पूछेगा, कई बार पूछ चुका है, 2002 ईस्वी में आया था जैव विविधता अधिनियम संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता दिवस के बारे में भी पूछ देता है कई बार कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, आप लोग को पता है,
बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं ध्यान से उतर गया है। जैव विविधता दिवस अधिनियम तो 2002 में आया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछते रहता है। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा टाइम दे, मैं थोड़ा सर्च ही कर लूँ, क्योंकि कई क्वेश्चन क्या होता है कि दिमाग से हट जाता है और पूछ देता है एग्ज़ाम में। बायोडाइवर्सिटी डे, बाईस मई, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे, 22 मई, याद रखिएगा। और सबसे पहले जैव विविधता अधिनियम आया कब? तो 2002 में। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कब आया? तो 2010 ईस्वी में, ठीक है। कब आया? तो 2010 ईस्वी में, इसको भी आपको नहीं भूलना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया? तो 2010 ईस्वी में आया। तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इकोसिस्टम कहाँ क्या है नहीं है। देखिए यहाँ पे है ना, जैव विविधता दिवस 22 मई को लिखा हुआ रहता है, सारा नोट्स में सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पे इन सीटू किसको बोलते हैं, एक्स सीटू किसको बोलते हैं, ये सब भी अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको जो महत्वपूर्ण है, पहले थोड़ा जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको मैं पहले चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। फरवरी में आपका 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे मनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, याद रखिएगा। उसके बाद एक याद रखिएगा 4 फरवरी को, क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित है, 4 फरवरी तो कैंसर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 4 फरवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कैंसर दिवस के रूप में। 21 मार्च को वन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 15 मार्च भी याद रखिएगा उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर डे, विश्व वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है। 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को, ये भी याद रखिएगा। मार्च में ही आपका 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो 22 तारीख एकदम महत्वपूर्ण है, पहले जल होगा तब पृथ्वी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी मार्च में 22 मार्च को जल आएगा, फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आएगा। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वी दिवस और जल दिवस, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वही वानिकी दिवस या वन दिवस, ठीक है। 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को याद रखिएगा स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। साथ साथ 22 अप्रैल तो आपको याद ही है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण है, 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस के रूप में, वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 जून भी याद रखिएगा, 21 जून जो है विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। 31 मई को भी याद रख लीजिए, क्या होता है? तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। 3 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, ठीक है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण है। 3 अक्टूबर भी याद रखिएगा, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व, ठीक है, प्रकृति दिवस।
प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर मधुमेह दिवस है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। 14 दिसंबर ये सब आपको इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये सब अगर आप लिख सकते हैं तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको नोट्स जो PDF दूंगा उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपका जो है प्रमुख दिवस है जो कि पर्यावरण से है, तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। 23 दिसंबर होता है किसान दिवस, याद रखिएगा 23 दिसंबर भी याद कर ही लीजिए। 23 दिसंबर किसान दिवस। चलिए ये हो गया। जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं पहले जो आपके बेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व करता है। उत्तराखंड में ये शुरुआत हुआ था। एपिको कर्नाटक, पी हेंगड़े हैं। शांत घाटी जो साइलेंट वैली है केरल में है, सलीम अली, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है, याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ मध्य प्रदेश गुजरात में मेधा पाटकर के द्वारा शुरुआत किया गया था। ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है आपके एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आप लोग पढ़ के जाइएगा ये सब। बाकी मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ ये सारे महत्वपूर्ण हैं, कोई भी ऐसा नहीं मैं सब पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ वो खास करके कॉप के बारे में, संगठन के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं उसी पे फोकस करता हूँ। UNEP पूछ सकता है आपको, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 ईस्वी को, ठीक है। स्वीडन, यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है, ठीक है। स्टॉकहोम में जो स्वीडन में हुआ था वहीं पे यूनाइटेड नेशन UNEP की भी स्थापना की गई थी, याद रखिए 1972 ईस्वी में 5 जून को। इसलिए पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा जो आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसका मुख्यालय केन्या में है, नैरोबी, ठीक है, याद रखिएगा। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो आपका विश्व का जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है लंदन में है उसका। EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो USA की संस्था है। GPI ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना 1971 कनाडा वैंकूवर में हुआ था। तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है। कुछ अनुच्छेद हैं जो पर्यावरण से संबंधित है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपके लिए स्वच्छ पर्यावरण, जीने के लिए क्या है? जीने का अधिकार तो अनुच्छेद 21 है ही, साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही दिया गया है। यानी जीने के अधिकार के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपका कौन सा अनुच्छेद 8 देता है? अनुच्छेद 21। वहीं 48 को राज्य का नीति निर्देशक तत्व है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत पर्यावरण से संबंधित प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन बार बार आपको EVS में पूछते रहेगा 48 क के बारे में। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित जो कर्तव्य हैं 51 क में उसकी चर्चा है। तो ये तीनों आर्टिकल अनुच्छेद जो है आपको बार बार पूछता रहेगा। IPC की धारा 277 दूषित जल पे रोक का प्रावधान करता है। वहीं 278 जो है वातावरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टि से नुकसान ना हो उस पर रोक लगाने की बात होती है। 278 277 तो दोनों वातावरण पर्यावरण से संबंधित है। IPC की धारा 277 और 278 याद रखिएगा, ठीक है। ये सब तो ऊपर भी हमने चर्चा किया। 2006 में पर्यावरण नीति आई। 2010 ये NGT वाला याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आया है, ट्रिब्यूट आया है, वो आपका 2010 में आया है। भारत में जैव मंडल आरक्षित वर्तमान में कुल 8 जैव मंडल हैं, जिसमें कि 9 यूनेस्को में शामिल है। कई बार पूछेगा इनमें से कौन यूनेस्को में शामिल है, तो 9 को आपको यूनेस्को वाले को याद रखना है। और आरक्षित क्षेत्र जैव मंडल में कौन कौन से हैं, तो उत्तर भारत का उत्तराखंड का नंदा देवी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से।
मैं नोट्स ग्रुप में दे रखा हूँ, ऐसे मैंने ये पढ़ा रखा है। बाकी ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन जब प्रतिशतता की बात आए, पूरे क्षेत्रफल में प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मिजोरम में है। सबसे कम वन हरियाणा में, याद रखिएगा। और न्यूनतम वन प्रतिशत के हिसाब से पंजाब है। विश्व का कुल वन का कितना प्रतिशत भारत में है? तो मात्र 5% है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 100+ है भारत में। भारत में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। वन्य जीव अभ्यारण्य 543 जो है हैं, जिसमें कि बाघ के लिए 48 है। बाघ संरक्षण प्लान 1973 में आया। और बाघ दिवस भी कई बार पूछा जाता है, 29 जुलाई, अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले 29 जुलाई बीता था बाघ दिवस के रूप में। हाथी योजना 1992 से शुरू हुई, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। हॉट स्पॉट के बारे में भी पूछते रहता है, कौन सा क्षेत्र भारत का हॉट स्पॉट है? तो खास करके पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सब जो है आपका हॉट स्पॉट के रूप में है, ठीक है। एक सेकंड, ऊपर में हॉट स्पॉट का मैं मैप भी बना हुआ था। हॉट स्पॉट मतलब ज़्यादा जैव विविधता है, जहाँ पे जीव जंतुओं की संख्या भांति भांति के जीव कहते हैं ना, ज़्यादा होता है, उसको वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हुई। वो देखिए ये वाला क्षेत्र, ठीक है। जो वर्षा वन है, जहाँ 200 से सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा होगा, वो सब हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार, ये आपका सुंदरवन का डेल्टा वाला लक्षद्वीप, ये सब आपके हॉट स्पॉट हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए केरल का शांत घाटी अपने जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। विश्व के सभी हॉट स्पॉट उष्णकटिबंध क्षेत्र में हैं। विषुववृत्त या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर तापमान घटने लगता है और जैव विविधता में कमी आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो हॉट स्पॉट होगा वो विषुववृत्त रेखा के आसपास ही होगा, ठीक है। और जैव विविधता दिवस और जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम किया था। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है जैव विविधता वाले क्षेत्र का? कि उच्च तापमान होगा और वर्षा अधिक होगा, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक ही होगा, ठीक है। भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय का जो पार्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पूर्वी पार्ट में आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वो सब जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये ठीक है, असम उसम, तो वो सब में भी आपका जैव विविधता सबसे ज़्यादा है। चलिए, तो आज बस हमने थोड़ा बहुत आपको बताया, ठीक है। उसमें हमने आपको क्या बताया? तो खास करके जो भी कॉप है, कॉप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक कॉप जो हुआ है वो याद रखिएगा, कॉप 26 जो हुआ है वो, उसको हम लोग ग्लासगो मीटिंग बोलते हैं, ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो मीटिंग बोला जाता है। तो इसमें जो है खास करके जो नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स हैं उसको 2030 तक जो 50% जो ऊर्जा का सोर्स है वो आपका स्वच्छ ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा से तैयार करने की बात की गई। अक्षय ऊर्जा में आप कह सकते हैं जिससे सौर ऊर्जा हो गया। तो इसका लक्ष्य है कि 2030 तक जितना हम लोग अभी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं उसका आधा 2030 तक जो है हम लोग प्रयोग करेंगे, और आधा अक्षय ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होता है उसका प्रयोग करने की बात की गई है। और 2070 तक जो कार्बन उत्सर्जन है, जो चूँकि कार्बन क्या होता है कि जितना भी फैक्ट्री होता है कार्बन निकालता है और वो हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो टेम्परेचर को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन कर देने की बात की गई है। तो ग्लासगो वाला इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 500 गीगावाट तक जो है, 500 गीगावाट तक आपका क्या है कि गैर जीवाश्म ईंधन जो अक्षय ऊर्जा है उससे क्षमता 500 गीगावाट ऊर्जा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया इसमें 2030 तक।
तो याद रखिएगा कॉप 26 हुआ कब था, तो 2021 में। ये कॉप 26 कब हुआ था, तो 2021 ईस्वी में। ठीक है, 2021 में हुआ था। कहाँ पे, तो ग्लासगो में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है, यानी 2030 तक जितने भी जीवाश्म ईंधन है जो खर्च हो रहा है ऊर्जा का, उसका 50% अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है। और 2070 तक कार्बन जीरो डेटिंग, यानी कहने का मतलब है शून्य उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कॉप 1 तो आपका सबसे पहले कॉप 1 बर्लिन में हुआ था 1995 में। याद रखिएगा, कॉप 1 सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो बर्लिन में 1995 ईस्वी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कॉप के बारे में। कॉप का फुल फॉर्म, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, तो 1997, वो सब याद रखिएगा। ग्लासगो 2021, कॉप 26 है वो। कॉप 28 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, तो जो वर्तमान में अभी हुआ उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विभिन्न जो एजेंसियां हैं पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, जैसे आपका पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, ठीक है, उसके बाद आपका जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, ये सब। उसके बाद जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974 में आता है। वायु प्रदूषण अधिनियम जो है वो आपका 1981 में आता है। वन संरक्षण लिखा ही दिए, जैव विविधता 2002। तो यही सब क्वेश्चन निश्चित रूप से जो आज हमने अभी आपको करवाया है, तो उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रामसर समझौता एक कई बार पूछेगा। रामसर साइट जो होता है, वेटलैंड्स जो होते हैं उसको रामसर भूमि के रूप में जाना जाता है। तो रामसर समझौता जो हुआ ये भी याद रखिएगा, सर्वप्रथम 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था, रामसर समझौता हुआ था। ठीक है, तो वेटलैंड्स के रूप में तो 2 फरवरी 1971 को, तो वेटलैंड्स डे भी 2 फरवरी को ही मनाया जाता है इसी कारण से। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में मुझे लगता है कि 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। ठीक है, बाकी नोट्स में आपको मैं ग्रुप में भेज ही दिया हूँ और उसमें अच्छे से डिटेल्स है, तो आप लोग भी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोर्स से जुड़ना है तो निश्चित रूप से जुड़ें। कोर्स स्टार्ट हो चुका है बेट का, और साथ साथ अगर आप बीपीएससी प्रशासनिक सेवा, बीपीएससी 125, 628 या अन्य कोर्स से भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज का ये लेक्चर ईवीएस स्पेसिफिक है, इन्वायरमेंट साइंस का, तो हमने पहले ही बता दिया कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे।